एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में हैं। आप बाढ़ से विधायक बनने वाले हैं, आपको टिकट मिलने वाली है। नहीं। अटकलों का बाजार गर्म है, क्या लगता है वास्तव में ही आप चुनाव लड़ने वाले हैं? कि पिछले 5 साल में या पिछले 7-8 साल में जिस प्रकार से मैं बीजेपी के व्यू पॉइंट को लोगों के बीच में रख पाया, उसको मद्देनजर रखते हुए अंध भगत बोलते हैं। अगर उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी मुझे मौका दे तो मैं तैयार हूं। मैं ये मानता हूं कि अब तक का वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी रहे हैं हरियाणा के। परंतु मनोहर लाल जी की नीयत हमेशा क्लियर रही, आम आदमी का, गरीब आदमी का, सोसाइटी के पिछड़े आदमी का भला हो, ऐसा उन्होंने करने का प्रयास किया। जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, वहां से गाड़ी में बैठा के दीपेंद्र हुड्डा के साथ विनेश फोगाट, तो कहीं नहीं इतना मान सम्मान। आपकी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं उनको ना मान दिया ना सम्मान दिया। विनेश इस देश की बेटी है, मान सम्मान ऊंचा किया है। उस मामले में जब वो टेक्निकलिटीज के कारण बाहर हो गई तो हरियाणा सरकार ने उसको मान सम्मान देने के लिए कहा कि जो एक सिल्वर मेडल की राशि होती है और जो सिल्वर मेडल की फैसिलिटीज एक पहलवान को होती हैं, वो हम आपको देंगे। ना पेरिस में ना हिंदुस्तान में आके विनेश ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ जिसमें सरकार जिम्मेदार है। वो बोल्ड बेटी है हमारी, वो लड़ना जानती है, वो फाइटर है, लेकिन आप मुझे बताओ कि कभी उसका एक शब्द भी आया हो। रही बात दीपेंद्र हुड्डा की, हुड्डा परिवार हर मौके में राजनीति ढूंढने की कोशिश करता है। उसका वेलकम किया उसके साथी खिलाड़ियों ने। दीपेंद्र हुड्डा ने तो सिर्फ इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जबरदस्ती वो जहां घुसा, और वहां तो दीपेंद्र अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता विजेंद्र बॉक्सर भी वहां मौजूद था, उसने भी उसका वेलकम किया। तो ये कहना कि भाई नहीं बीजेपी की तरफ से कोई वेलकम या कोई बात नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत होगा। दीपेंद्र हुड्डा तो अपना राजनीति चमकाने के लिए एक मौके का फायदा उठाने के लिए उस गाड़ी पर चढ़ा और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, उसके अलावा कुछ नहीं। अब हरियाणा की बातचीत करें, कितने आश्वस्त हैं? आपकी सरकार आ रही है या फिर कांग्रेस सरकार? लांबा साहब, कांग्रेस एक टोल को पकड़ के घूम रही है, कांग्रेस कोई सरकार नहीं आ रही है। देखो लांबा साहब, देखो कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कोई सिंगल नेता नहीं है। कोई हुड्डा ग्रुप है, कोई शैलजा ग्रुप है, कोई सुरजेवाला ग्रुप है, कोई वीरेंद्र सिंह ग्रुप है। तो ये जो गुटबाजी का एक मामला है जहां एक टोल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहा है, और वो किस बात पे चुनाव लड़ रहा है ये सोच के कि 10 साल की एंटी इंक्यूबेंसी बीजेपी के खिलाफ है, तो लोग तुम्हें वोट दे देंगे क्योंकि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी हो, एक तुम्हारा गैंग है। चोटालाज की आज छुट्टी होगी, चोटालाज को कोई सुनने वाला नहीं है, तो बचे कौन? हुड्डा सोचता है मैं, आपस में एक दूसरे के कपड़े बांट रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी में, और चरखी दादरी में फिर दोबारा से हमारे साथ खास मेहमान और खास बातचीत में आप भली बातें समझ गए होंगे। हमारे साथ चरखी दादरी से खास मेहमान कौन हो सकते हैं? एडवोकेट सुनील सोरान हमारे साथ खास बातचीत में हैं, और बीजेपी के बड़े वक्ता लगा लीजिए, खुल के विरोध मुखर होके बोलने वाले, और हर मुद्दे पे यानी कि किसानों के साथ जब बीजेपी सरकार ने, आपने देखा होगा किस तरीके से लठ बरसाए, तो भी उनके साथ खड़े थे। और उसके बाद चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, बीजेपी के साथ ये पुरजोर आवाज़ उठाई उनको लेके, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहीं न कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन ये खुला ओपन कैमरे पे दहाड़ के बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। तो आप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, धन्यवाद आपके इस पॉपुलर चैनल पर आज आपने मुझे पुनः मौका दिया, और मैं आपका थैंकफुल हूँ, हमेशा रहता हूँ, आभारी रहता हूँ। मैं अपनी बातें लोगों को कह पाया क्योंकि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ये सच है कि मुझे उसमें बहुत भला बुरा सुनने का मौका मिला, लेकिन आपका पॉपुलर चैनल था जिस पर मैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो, या उसके अलावा अग्निवीर का मामला हो,
जो भी स्कीम थी, सरपंचों वाला मामला हो, हर मामले पर मैं अपने विचार रख पाया और मैं अपनी पार्टी के किए हुए कामों को डिफेंड कर पाया। मैं आपके सामने और पब्लिक के सामने, आपके व्यूवर्स के सामने रख पाया कि ये जो आंदोलन है, इनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या गलत है, क्या सही है, क्यों पार्टी ने ऐसा किया, किस लिए पार्टी यहाँ तक पहुंची, फार्म बिल्स किस लिए फार्मर्स के लिए अच्छे हैं, ये सब बातें मैं आपके इस माध्यम से कह पाया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। एडवोकेट साहब, हम आपसे सर कहना शुरू कर दिया, आप बाढ़ से विधायक बनने वाले हैं, आपको टिकट मिलने वाली है, अटकलों का बाजार गर्म है, क्या लगता है वास्तव में ही आप चुनाव लड़ने वाले हैं? लांबा साहब, कोई ऐसा ना हो कल ने कोई वो डाल दे, कमेंट डाल दे, बोला इसने कोई बस की टिकट ना दे। खैर लांबा साहब, ये सही बात है कि अगर पार्टी मुझे मौका दे तो मैं गांव का सरपंच रहा हूँ, पेशे से वकील हूँ, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, फौजी फैमिली से आता हूँ, 10,000 से ज़्यादा यहाँ आर्मी फैमिलीज़ हैं, सारे रिश्तेदार हैं इसी इलाके में, कॉलेज मेरी यहीं हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो आज बच्चा बच्चा पसंद करता है, सबसे बड़ी बात ये बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के पिछले 10 साल में किए हुए काम, सेंटर के और स्टेट के, वो किसी भी कैंडिडेट को मजबूती प्रदान करते हैं, मुझे भी प्रदान करते हैं। आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो आपको प्रदान करेंगे। मैं सोचता हूं कि पिछले 5 साल में या पिछले 7-8 साल में जिस प्रकार से मैं बीजेपी के व्यू पॉइंट को लोगों के बीच में रख पाया, उसको मद्देनजर रखते हुए, अंध भगत बोलते हैं, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी मुझे मौका दे तो मैं तैयार हूं। भाई विरोधियों को कुछ तो कहना होता है, लांबा साहब सब तारीफें नहीं करते हैं। अंध भगत भी खट्टर अंध भगत। लांबा साहब, मैं ये मानता हूं कि अब तक का वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी रहे हैं हरियाणा के, लेकिन मनोहर लाल जी ने नेक नीति, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और सबको बराबर मान के इक्वलिटी के साथ जो काम किया वो काबिल तारीफ। मान के सबको लठ पेल पेल के नहीं, लठ किसको क्यों पेलेगे भाई कोई। लांबा साहब, पहली बार हरियाणा में एक नई व्यवस्था, ईमानदारी, कोई सोच ही नहीं सकता था। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर्स में, जॉब्स में, हालांकि कुछ किस्से हुए हैं जहां लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि पर्ची खर्ची कहीं चली है, कहीं कुछ मामले हुए हैं, ये मामले लाजमी हुए हैं, लेकिन जो पकड़ा गया तो जिसकी कंप्लेन हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। परंतु मनोहर लाल जी की नीयत हमेशा क्लियर रही, आम आदमी का, गरीब आदमी का, सोसाइटी के पिछड़े आदमी का भला हो, ऐसा उन्होंने करने का प्रयास किया। ना कभी किसी से मिले, ना कभी कोई गरीब आम आदमी नजदीक फटकने दिया, ना कभी। हाँ सर, नहीं, मैं बताता हूँ लांबा साहब, क्या था कि एक अब से पहले एक परिपाटी रही, उनकी एक बड़ी भीड़ रहती थी वहां पर, लोगों के पैसे ठगना, किसी के ट्रांसफर के नाम के पैसे लेना, किसी की नौकरी लगवाने के नाम के पैसे लेना, किसी का काम निकलवाने के, किसी के CLU के, वो सब इन्होंने बंद कर दिया। जब ये बंद कर दिया तो वहां भीड़ खत्म हो गई। अगर CLU थी तो क्लियर कर दिया, भाई आपको CLU करानी है, आपको पोर्टल बना के दे दिया, आप उस पर अप्लाई करो, आपका CLU होके आ गया। कोई बिचौलिया नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो आपको पैसे लेगा, CM हाउस पहुंचाएगा और आपका काम होगा। रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपकी ट्रांसफर होनी है, आपको जरूरत ही नहीं किसी चक्कर काटने की, एक क्लिक पर आपकी ट्रांसफर होगी। जॉब की बात है, आपने अपना एग्जाम दिया, ईमानदारी से आप जॉब, आपका एग्जाम पास हुआ, एक क्लिक के ऊपर आपका जॉब लग गया। हाँ, जॉब की मान्यता आपके फेयर रखा है जॉब। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरेन खास बातचीत हुई मौजूद है, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से खुद आते हैं, बीजेपी की हर छोटी से बड़ी बात की हमारे प्लेटफॉर्म पर रखा है इन्होंने। अब बात करेंगे विनेश फोगाट, पूरे हिंदुस्तान में चर्चित मुद्दा बना हुआ है, और कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, जिस तरह के दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ से गाड़ी में बैठा के दीपेंद्र हुड्डा के साथ विनेश फोगाट, तो कहीं इतना मान सम्मान, आपकी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं उनको ना मान दिया ना सम्मान दिया, ऊपर से मेडल, गोल्ड मेडल आने वाला था, उसमें कहीं ऊक चूक आपकी सरकार के रहते उनके साथ होगी तो इससे बड़ा और क्या। पहलवानों के साथ तो कभी वो जंतर मंतर पे, कभी लाल किले के पास पहलवानों को अपने घसर के पीटा वहाँ, और अब एक और बड़ा आपने ये मुद्दा बना दिया, विनेश फोगाट जो जीतने वाली कैंडिडेट थी और उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाके छोड़ दिया, फिर न्यू इंडिया में आती है, कोई मान सम्मान नहीं किया आपने उनका अब तक, तो ये क्या चल रहा है? फिर आप कहते हैं विनेश फोगाट पहलवान नहीं। हाँ, देखो लांबा साहब, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात ये कि कैसे स्पोर्ट्स का कल्चर बदला है, टॉप स्कीम वगैरह लाके माननीय मोदी जी जब सत्ता में आए और स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया, और उसका रिजल्ट ये है कि हर ओलंपिक्स में हम 5-5, 6-6 मेडल्स लेके आते हैं। अदरवाइज ये होता था कि कभी कभी तो एक भी मेडल नहीं आता था, कभी कोई इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, लेकिन अभी पिछले 3-4 ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है, इस इंडिया ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इंडिया भी कभी ओलंपिक्स इंडिया में ऑर्गेनाइज करवा सकता है।
ये अब आने वाले समय में होने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि 2036 में हिंदुस्तान में अब हमें ओलंपिक्स देखने को मिले। रहा विनेश फोगाट का मुद्दा, वो टेक्निकलिटीज थी। विनेश इस देश की बेटी है, मान सम्मान ऊंचा किया है। उस मामले में जब वो टेक्निकलिटीज के कारण बाहर हो गई तो हरियाणा सरकार ने उसको मान सम्मान देने के लिए कहा कि जो एक सिल्वर मेडल की राशि होती है और जो सिल्वर मेडल की फैसिलिटीज एक पहलवान को होती हैं वो हम आपको देंगे। कहीं भी ना पेरिस में ना हिंदुस्तान में आके विनेश ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ जिसमें सरकार जिम्मेदार है। वो बोल्ड बेटी है हमारी, वो लड़ना जानती है, वो फाइटर है, लेकिन आप मुझे बताओ कि कभी उसका एक शब्द भी आया होगा। रही बात दीपेंद्र हुड्डा की, हुड्डा परिवार हर मौके में राजनीति ढूंढने की कोशिश करता है। उसका वेलकम किया उसके साथी खिलाड़ियों ने। जैसे अमन भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, वो हमारी बहन का बेटा है, हम उसके वेलकम के लिए वहां गए। सतपाल महाबली भी वहां मौजूद था, उसके बाद उसका वेलकम भी हुआ, मनु भाकर का भी वेलकम हुआ। और अभी कल अमन शेरावत का उसके गांव में वेलकम है, आज दिग्गल गांव में वेलकम था। आज मनु भाकर का कल या परसों में दादरी के अंदर एक सम्मान समारोह उसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन जिन परिस्थितियों में विनेश यहां से गई थी और उसके बाद वहां जो हुई, तो एक इमोशन, एक सेंटीमेंट हिंदुस्तान के लोगों में, हरियाणा के लोगों में उसके लिए डेवलप हुआ और लोगों ने बाहर निकल के उसका स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने तो सिर्फ इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जबरदस्ती वो जहां घुसा। और वहां तो दीपेंद्र अकेला नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता बिजेंद्र बॉक्सर भी वहां मौजूद था, उसने भी उसका वेलकम किया। तो ये कहना कि भाई नहीं बीजेपी की तरफ से कोई वेलकम या कोई बात नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत होगा। और एक शब्द भी विनेश गाड़ी पे तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ पूरे काफिले में। मैं आपको कह रहा हूं, आपका कोई नेता कोई मान सम्मान के लिए वहां लांबा साहब सब प्लेयर्स आए, सब प्लेयर्स ऐसे ही आए। वो दीपेंद्र हुड्डा तो अपना राजनीति चमकाने के लिए, एक मौके का फायदा उठाने के लिए उस गाड़ी पर चढ़ा और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, उसके अलावा कुछ नहीं। अदरवाइज सब जानते हैं कि 2014 से पहले कितने बुरे हालात थे खिलाड़ियों के, क्या परफॉर्मेंस के अनुसार उन्हें क्या दिया जाता था, कौन कितना उनको ध्यान देने वाला था। कॉमनवेल्थ गेम्स जब इंडिया के अंदर हुए थे तो कितना बड़ा घोटाला हुआ था और कितने मेडल्स आते थे। ओलंपिक्स में तो क्वालिफाई बहुत कम बच्चे कर पाते थे और आज उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। क्वालिफाई बहुत ज्यादा कंटीजेंट कर रहा है और साथ साथ मेडल्स भी आ रहे हैं और ये मेडल संख्या बढ़ेगी। तो दीपेंद्र हुड्डा तो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपने विनेश फोगाट का बीजेपी की तरफ से स्वागत हुआ और खिलाड़ियों का तो वहां विनेश फोगाट को भी बुला गया? लामा साहब देखो, मुझे नहीं पता इस बात का कि ऊपर की क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन वो अपना बाउट हारी, जिस दिन उनकी टेक्निकलिटीज के कारण डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस बेटी को एक सिल्वर मेडलिस्ट जैसा व्यवहार करेंगे। वो सब अवार्ड जो एक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलना चाहिए वो सब इसको दिए जाएंगे। एक नंबर बात। दूसरी बात, जैसे मैं क्योंकि अमन सहरावत से मैं कनेक्टेड हूं, अब अमन सहरावत के लिए टेलीफोनिकली बात करने के लिए मैंने बताया, जैसे सीएम साहब को माने नायब सैनी जी को, तो तुरंत उनके पीए ने मेरी बात को आगे बढ़ाया और उनकी आपस में बात हुई, उसको बधाई दी। सेम माने मनोहर जी के साथ भी हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी डायरेक्ट उनको कॉल किया और शाबाशी दी। तो जहां लोगों ने फेलिसिटेट किया, वो तो हम जैसे आदमियों की जिम्मेदारी बनती है, जहां फेलिसिटेट किया तो वहीं पर उनकी बात हुई और उनकी हौसला अफजाई हुई। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत में मौजूद है। खट्टर साहब के अंध भगत हैं आप और उनकी खट्टर साहब की अंध भक्ति में आपने मैंने कितनी बार क्रिटिसाइज किया मनोहर जी को, बहुत मैंने मनोहर जी को क्रिटिसाइज किया, आपको ध्यान है ना, मैंने कई बार मनोहर जी को क्रिटिसाइज किया है। मैंने कई बार कहा कि मनोहर जी कम्युनिकेट नहीं हो पाई चीजें, मैंने कई बार कहा ऐसा कि चीजें प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुई। जैसे संदीप सिंह वाला मामला था, उसमें हम और आपने इसी चैनल पे बैठ के बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि नहीं, सरकार को इसकी मिनिस्टरशिप ले लेनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर उसकी सजा होने के चांसेस पूरे हैं और उसका एक इमोशन भी जा रहा है, इसके लिए मैंने कहा था। तो आप मुझे अंधभक्त ना कहें, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा समझदार शाना वो मैं ही सब कुछ जानता हूं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, नो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो मैंने चीजें देखी हैं, जो मनोहर जी ने चीजों में चेंज किया है। लामा साहब, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं है, मेरे 2 भाई सेना में अफसर हैं और मैं तो वकील था पेशे से,
लेकिन जब मैं वकालत के पेशे में आया तो मैंने देखा कि कैसे गरीब और बोधे और कमजोर किसान दलित इस सिस्टम के झंझ चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं उस चीज में इन्वॉल्व हुआ और फिर मन हुआ कि नहीं, इन चीजों को तो एड्रेस करेंगे। इसलिए गांव में सरपंची का चुनाव लड़ा, भगवान की दया से गांव वालों ने चुनाव जिताया। उसके बाद आपको ये ध्यान भी है कि मेरा अपना एक लोक कल्याण केंद्र था जहां मैं लोगों को ऐसे ही सुनता था, एड्रेस करता था और उनकी लड़ाई लोगों के साथ, उनकी लड़ाई सिस्टम से लड़ता था। और ऐसे मामले भी हुए जहां पुलिस केसेस भी हुए, 307 तक का पर्चा दर्ज हुआ। आपको तो बिल्कुल सब बातों का पता है, जेल भी गए, गांव के 32 आदमियों को जेल भी जाना पड़ा। तो लांबा साहब, जब उस परिस्थितियों में मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति आया है, वो रे ऑफ होप है, वो एक नई ताजी हवा का झोंका है, उसने चीजों को सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है, चीजों को कंप्यूटराइज करने की कोशिश की है, पोर्टल बनाने की कोशिश की है, ताकि एक आम आदमी को कर्मचारी से कम 1 to 1 होना पड़े। आपके एक क्लिक कर, क्योंकि मशीन तो पैसे मांग नहीं सकती, तो मशीनी रूप से आपको अपनी सुविधाएं मिलती रहें। आज लांबा साहब गांव में जाके बैठो, आपके एक पीले कार्ड के लिए नेताओं के इतने चक्कर काटने पड़ते थे, और जब 100 आदमियों की रिकमेंडेशन होती थी उसमें 1 या 2 आदमी का बनता था। आज जितने भी वो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, उनमें जितने भी बेनिफिशियरीज हैं सबका नंबर आ गया, घर बैठे नंबर आ गया, और उनको जो सरकार से बेनिफिट्स आने चाहिए डायरेक्ट उनकी जेब में जा रहे हैं। ये चेंज किया, और इस बात से मैं इंप्रेस हूं। सुनील जी, अब हरियाणा की बातचीत करें, कितने आश्वस्त हैं? आपकी सरकार आ रही है या फिर कांग्रेस सरकार? लांबा साहब, कांग्रेस एक तोड़ को पकड़ के घूम रही है, कांग्रेस कोई सरकार नहीं आ रही है। देखो लांबा साहब, देखो कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कोई सिंगल नेता नहीं है, कोई हुडा ग्रुप है, कोई शैलजा ग्रुप है, कोई सुरजेवाला ग्रुप है, कोई वीरेंद्र सिंह ग्रुप है। तो ये जो गुटबाजी का एक मामला है जहां एक टोल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहा है, और वो किस बात पे चुनाव लड़ रहा है, ये सोच के कि 10 साल की एंटी इंक्यूबेंसी बीजेपी के खिलाफ है, तो लोग तुम्हें वोट दे देंगे क्योंकि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी हो, एक तुम्हारा गैंग है। चोटालाज की आज छुट्टी होगी, चोटालाज को कोई सुनने वाला नहीं है, तो बचे कौन? हुडा सोचता है मैं, आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, और इस चक्कर में जो उनके जो साथी थे ऐसे ही, वो सब टिकटार्थी हो गए। टिकटार्थी कौन लोग हो गए? जो सोसाइटी में ऐसे मजबूत लोग हैं जिनके पास बेदया दौलत है, जितने दौलत वाले लोग थे, जितने पैसे वाले लोग थे, सब मेजोरिटी कांग्रेस के टिकटार्थी हो गए, और उनका ही एक माहौल है। लेकिन धरातल पर कोई नीति नेता नहीं है। नीति तो बीजेपी की कि गरीब आदमी को कैसे उसका अधिकार मिले, और उसको पूरा करके दिखाया है। सुनिए जी, अब कांग्रेस भी कहने के जोश के साथ बड़े उफान में हम सरकार बना लेंगे। आप कहते हैं 4-5 धड़े बने हुए कांग्रेस में, तो अब कौन सरकार बनाए क्या, वो तो सड़कों पे आप बता रहे हैं उनकी, तो मतभेद तो आपकी पार्टी में चलते रहते हैं, बीजेपी की धुली आपको। कोई एग्जाम्पल बताओ, आपके फुट अंदर सुन, कहाँ उदाहरण है कोई भी? लांबा साहब, 12 मार्च को प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं माने मनोहर लाल जी की कि भी मैं और मनोहर लाल मोटरसाइकिल पे घूमते थे, एक दरी पर सोते थे, खूब खास काम किया है। और 13 तारीख को मनोहर लाल जी का रेजिग्नेशन हो जाता है और उनकी जगह नया चीफ मिनिस्टर आता है, कोई पत्ता तक नहीं हिलता। ओम प्रकाश धनखड़ जी फुल फ्लेजेड संगठन के लिए काम कर रहे होते हैं, सारी भागदौड़ मची होती है और सारा संगठन लगा होता है अपने काम में, और एक दिन खबर आती है कि भाई आज से नायब जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और ओम प्रकाश धनखड़ जी को राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है। पत्ता तक नहीं हिलता, सब अपने उस बात को स्वीकार करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। चलते चलते इतना बताइए, अब आप कह क्यों नहीं देते? बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट से, आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, खट्टर भक्ति की, खट्टर पूजा की आपने 10 साल तक, तो खट्टर भक्ति खट्टर पूजा का इतना ही नाम तो मिलेगा। आपने 10 20 50 लाख गालियाँ खाई, लोगों के ताने सुने, यारे प्यारे आपसे दूर हो गए, यहाँ जमवाड़ा रिश्तेदारों लगा रहता था, रात को घर से निकलते थे दिन में तो भय बना रहता था, कोई चिपट ना जाए, कोई वारदात ना हो जाए, और ये भक्ति का सिला नहीं मिले। मैं बताता हूँ लांबा साहब, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने का एक सिंपल क्राइटेरिया है, नीतियों में विश्वास रखता हो, नेतृत्व में विश्वास रखता हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हो। पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में सोचती है कि किसकी कहाँ जिम्मेदारी लगानी है। पार्टी के अंदर विधायक बनना कोई सत्ता पाने का, सत्ता एंजॉय करने का रास्ता नहीं है। बीजेपी का विधायक, और आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, देख लेना आप हमेशा, तो वो सत्ता पाने का, सत्ता का सुख भोगने का साधन नहीं है। उस व्यक्ति को उस जगह मौका दिया जाता है जो
लोगों की सेवा कर सके, पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचा सके, उनको एग्जीक्यूट करा सके और अपना काम ईमानदारी से काम कर सके। ये क्राइटेरियाज हैं। इस क्राइटेरिया में जो भी बारडा का साथी इसमें फिक्स होगा उसको टिकट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेगा। सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। आप उनके साथ रहेंगे, आपको टिकट नहीं मिली? क्यों नहीं लांबा साहब? क्यों फिर पार्टी छोड़ दी? अरे लांबा साहब कहाँ छोड़ के चले जाएंगे पार्टी? ये तो सोचना ही मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा पाप ही नहीं हो सकता अगर आदमी ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई छोड़ के नहीं जाता। जब मेरा देश मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखता है, मेरा प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखता है, जब यहाँ सिस्टमेटिक चीजें होती दिखती हैं तो मन में एक तसल्ली होती है कि जिस संगठन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और बस ये काम ऐसे आगे चलता रहे। उस काम को लांबा साहब आप करें, हिमांशु भाई करें या कोई तीसरा आदमी काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लामा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय में आए, ये वक्त निकाला। इस मुझे पता है कि आपका कितना व्यस्त समय है, दिन में हर रोज है ना 4-5 लोग होते हैं, आप समय भी काफ़ी लेट हो गए, तब भी आप मेरे पास आए, मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लामा साहब। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने। तो चुनाव का समय है और बिल्कुल आश्वस्त है ये हरियाणा में अपनी सरकार बनने को लेके। एडवोकेट सुनील सोरान जी कहते हैं कोई किंतु परंतु नहीं है, बीजेपी सरकार तीसरी बार सरकार हम बना रहे हैं हरियाणा में। और जब इनकी बारी आती है पूछने की कि आपको टिकट, खट्टर साहब की अंधभक्ति, खट्टर साहब की पूजा, कहीं मेवा मिलने वाली है, तो कहते हैं कि हम मेवा के लिए नहीं, यहाँ सेवा के लिए आए हैं और टिकट मिले या नहीं मिले ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन यह मैन करता है सेवा। मेरा देश, मेरा प्रांत आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।